गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो नया सेक्शन आपके रीजनिंग का जो है वो आज शुरू होने वाला है, ठीक है। और वो नया सेक्शन है हमारे पास में संख्या आधारित रीजनिंग, ठीक है। संख्या आधारित रीजनिंग में हमारे पास में बहुत तरह के टॉपिक्स आप कह सकते हो जो इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों से 5-7 टॉपिक पूछे जाते हैं जिनके ऊपर हमेशा से प्रश्न आता है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आता है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सबके कॉन्सेप्ट एक ही जैसे हैं, ठीक है। जैसे आप अक्षर आधारित रीजनिंग पढ़ते हो तो अक्षर आधारित रीजनिंग में आपके पास में अक्षर आधारित रीजनिंग में उसका बेसिक्स था और वो बेसिक आपका काम आया हर एक अक्षर आधारित टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अक्षरों का बेसिक काम आया कोडिंग डिकोडिंग में, अल्फाबेट टेस्ट में, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, लेटर सीक्वेंस, जितने भी लेटर्स के ऊपर सवाल बनते थे उन सब के अंदर वो काम में आया। इसी तरीके से आपके पास में हो जाता है संख्याओं के लिए संख्याओं के बेसिक्स की क्लास जो आप लोगों की ये है। और इसके अंदर हम लोग जो है वो देखने वाले हैं संख्या आधारित रीजनिंग के बेसिक्स को यहां पर देखेंगे। इसके बेसिक्स हमारे पास में क्या क्या है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप यहां पे नई सीखोगे, ठीक है। कैलकुलेशन के लेवल पे आपको कितना आना चाहिए ताकि आप सवालों में अच्छा कर सको, ठीक है। आपका जो कंपटीशन है वो क्या क्या रिक्वायर करता है कि आप लोगों से क्या क्या पूछा जा रहा है, तो उतना आपको करना ही करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहां पर सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। हम यहां पे क्विकली देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन संख्याओं के ऊपर आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर सिस्टम में आप संख्याओं का वर्गीकरण हो, संख्याओं के प्रकार हो, संख्या कौन सी भाग के अंदर आती है, किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। ये सारे रिलेशंस आप वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन रिलेशंस के अलावा जो मैथ में पढ़ते हो उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन लेवल पे, क्या क्या आपको याद होना चाहिए, ये हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो आइए संख्याओं के ऊपर जो बेसिक्स हैं हमारे पास में, संख्या बेसिक्स जो हमारे पास में है जितना आपको पता होना चाहिए ये हम लोग आज देखेंगे। तो कौन कौन सी चीजें आज के कंपटीशन के अंदर रीजनिंग के थ्रू आप लोगों से एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर कितना संख्याओं का ज्ञान आप लोगों से एक्सपेक्टेड होता है वो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना मैं कहूं उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बता देता हूं आपको एक क्विकली, बहुत ही क्विक जो है रिकैप हम संख्याओं के वर्गीकरण का यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। आप ये चीजें मैथ्स के अंदर और डिटेल के अंदर पढ़ते हो, यहां हम क्विकली उसका रिकैप करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे संख्याओं के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी संख्या हमारे पास में है, ठीक है। तो संख्या जो बनती है वो किन डिजिट से बनती है, तो 10 अंकों से संख्या बनती है, 10 डिजिट्स टोटल हमारे पास, यहां आप अच्छे से जानते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9। दुनिया की कोई भी संख्या होगी तो यही हमारे जो अक्षर हैं इनसे ही मिलकर के बनती है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास में ये तो 10 अंकीय प्रणाली हमारे पास में होगी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अगर इनके द्वारा किसी भी संख्या को दर्शाया जाता है तो ये 10 अंकीय प्रणाली हमारे पास में हो जाती है। डेसिमल नंबर सिस्टम ये हो जाता है, ठीक है। 10 अंकीय नंबर प्रणाली हमारे पास में हो जाती है। तो जब आपके पास में अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 चीजों की आवश्यकता है तो 10 अंकीय प्रणाली है। द्विअंकीय या बाइनरी प्रणाली होती है जिसमें 2 अंक रिक्वायर्ड होते हैं 0 और 1 के साथ में। इसी तरीके से अलग अलग प्रणाली हमारे पास में होती है, ठीक है। आप दशमलव प्रणाली जो हमारे पास में है, ठीक है, ये जो दशमलव प्रणाली जो हमारे पास में है इसी को आप लोग पढ़ते हैं, यही आपके सिलेबस क्वेश्चंस के अंदर यही एज्यूम किया जाता है। गणित का सवाल हो, रीजनिंग का सवाल हो, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन हो, आप बाहर निकलोगे मार्केट के अंदर कोई प्राइस लगा हुआ है, सारी चीजें दशमलव प्रणाली को फॉलो करती, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल दशमलव प्रणाली है। कंप्यूटर जो चीज समझता है, मतलब कंप्यूटर का कोर, कंप्यूटर का अंदर वाला भाग जिस चीज को समझता है वो होती है बाइनरी प्रणाली। कंप्यूटर 0 और 1 समझता है बस, ठीक है। अब बोलोगे सर हम तो उसमें 10 भी लिख देते हैं, 1000 भी लिख देते हैं, हाँ। फिर हम जो लिखते हैं वो कन्वर्ट होके कंप्यूटर के पास में 0 और 1 के रूप में जाता है,
ठीक है। तो दशमलव प्रणाली की जैसे हमारे पास और भी प्रणालियां होती हैं, ठीक है। क्विकली अगर मैं उनके नाम आपको बताऊं तो जैसे हमारे पास में बाइनरी प्रणाली होती है, ठीक है। बाइनरी एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में है, ठीक है। चतुर्थ प्रणाली हमारे पास में होती है, 4 अंकों के साथ वाली प्रणाली भी हमारे पास में होती है। इस बार तो 2024 जो आप लोगों का एग्जामिनेशन यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम लगा है, आईएएस वगैरह का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों से दशमलव प्रणाली के अंक को 4 अंकों वाली प्रणाली में बदलने के लिए ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रणालियों के ऊपर बदलने के, ठीक है। वो भी बेसिक आपके पास में अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक रीजनिंग का पार्ट आपके पास में हो जाता है, ठीक है। तो बाइनरी प्रणाली हमारे पास में इसी तरीके से अलग अलग अंकों की प्रणाली होती है। बस आपको एक नॉर्मल लेवल पे पता हो कि आप दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं जिसमें 10 अंक होते हैं, इन 10 अंकों से सारी संख्याएं बनती हैं, जो भी संख्याएं बनेंगी इन 10 अंकों से बनेंगी। अब अंकों की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो कोई भी संख्या हमारे पास में, जैसे आप यहां देखोगे ये संख्या हमारे पास में है, तो इसमें आप अच्छे से जानते हो हम दाईं तरफ से देखते हैं, दाएं से पढ़ना होता है आपको, दाएं से। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास में इकाई का अंक होता है, ठीक, इसे आप जानते हो ये दहाई का अंक है, 10th डेसिमल। ये सैकड़े का अंक है, 100 हमारे पास डेसिमल। ये 10,000 का अंक है हमारे पास में, 1000 अंक है। ये 10,000 अंक है, ये लाख अंक है, 10 लाख अंक है। इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हमारे पास में चलता है। इकाई का मतलब है यूनिट डिजिट हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसी भी संख्या को पढ़ा जाता है तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से अंक हमारे पास में होते हैं किसी भी संख्या के अंदर, ठीक है। अब ये संख्याओं का हमारे पास में, आपने ये चीज आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखें संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, नंबर क्लासिफिकेशन। तो कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन आप लोगों को आना चाहिए, जिसके ऊपर हमेशा से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे संख्या वर्गीकरण में आपको जो चीजें आनी चाहिए वो ये कि हम लोग बात करें यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की अगर यहां पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, एक से शुरू होकर और अनंत तक जो जाते हैं ये हमारे पास में नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे जब सबसे पहले जब कोई किताबें नहीं थी, इंसान जो है शिकार करके या फिर जो भी उसको खाने को मिलता था उसको खा के सरवाइव करता था। एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन था, कोई स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे पुराने जमाने में। तो सबसे पहले जो उपजा गणित के नाम पे वो ये चीज थी कि गिना जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के बच्चे हैं तो गिन सके कि हाँ 1 2 3 4 इतने बच्चे हैं, ठीक है। अगर आसपास तुम्हारे घर में जहाँ रहते हो पेड़ हैं तो ऐसे गिन सके हाँ भाई 10 पेड़ हैं, ठीक है। या कुछ गेस्ट आपके घर पे आ गए तो गिन सको हाँ भाई 4 लोग आए, 5 लोग आए। ये सब नहीं था पहले, गिनती नहीं थी। तो शुरुआत कहां से हुई, इनका नाम नेचुरल क्यों पड़ा, क्योंकि प्रकृति में जब इंसान ने सरवाइव किया तो उसने देखा कि उसके अलावा और भी इंसान हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे काउंटिंग यानी कि गिनना उसके जीवन का हिस्सा बनने वाला था, ठीक है। मान लो गिनती नहीं थी, कोई आया आपके घर पे, इतने सारे लोग आ गए, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे इतने सारे आ गए और सारे आ गए, ढेर सारे आ गए, ठीक है। तो ये शब्द कहे जा सकते हैं लेकिन एक लेवल पे आपको काउंटिंग पे जाना पड़ेगा। तो प्रकृति में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनके कारण ये नंबर उपजे थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पेड़ भी काटोगे पेड़ों की संख्या आपको चाहिए,
घर में कोई भी चीज लग रही है तो उसकी संख्या भाई इतनी चीज लग रही है, 4 लग रही है, 5 लग रही है, बच्चे हैं तो खुद के बच्चे भी गिनोगे, ठीक है, गेस्ट आए तो गेस्ट को भी गिनोगे, बाहर आपके पास मवेशी हैं, गाय भैंस बकरी हैं, उनको भी आप काउंट करोगे। तो इस तरीके से काउंटिंग इवॉल्व हुई गणित के अंदर। तो सबसे पहले जो नंबर्स आपके पास में आए वो नेचुरल नंबर थे, यानी कि प्राकृत संख्याएं थी 1 से लेकर के अनंत तक। इसमें कोई नेगेटिव संख्याएं नहीं होती, प्रकृति में नेगेटिव संख्याएं अचानक से एग्जिस्ट नहीं हुई, मानव के द्वारा बनाई गई थी वो तो जरूरत के हिसाब से। अब अगला देखो, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ठीक है, बहुत क्विक रिकैप हम लोग देंगे। तो पूर्ण संख्याओं की अगर बात की जाए तो भारतीयों के द्वारा जो दिया गया अंक था वो कौन सा था? 0 हमारे पास में था। तो 0 और जुड़ गया इन प्राकृत संख्याओं में, और 0 को मिला के और फिर हमने कह दिया कि भैया अब संख्याएं पूरी हो गई, ठीक है। तो शुरुआत में जो नंबर प्रकृति में एग्जिस्ट किए वो 1 से लेकर के अनंत थे, कोई 0 नहीं था, कोई 0 को नहीं जानता था, ठीक है। फिर 0 आया, और 0 के आने के बाद लगा कि अब काउंटिंग को किसी भी लेवल पे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, संख्याएं पूरी हो गई हैं। तो ये जो 0 है इसने संख्याओं को पूरा कर दिया, और इसीलिए गणितज्ञों ने बाद में इसका नाम दे दिया पूर्ण संख्या, कि भैया इसने पूरा करने का काम किया था, ये पूर्ण संख्याएं हमारे पास हो गई, 0 और एक्स्ट्रा है प्राकृत संख्याओं के अलावा, ठीक। फिर हमारे पास में पूर्ण अंक, पूर्णांक संख्या, फिर धीरे धीरे संख्याओं को बांटा जाने लगा, और मानव अंकों के बारे में, गिनती के बारे में ज्यादा सोचने लगा। तो उसने ये देखा कि मान लो उसने गिन लिया कि यार हमारे पास में खाने की 3 रोटियां हैं, लेकिन फिर उसके बच्चे ने आधी रोटी खा ली, तो वो सोच में पड़ गया, अब क्या कहूं मैं इनको, 3 भी नहीं कह सकता, 2 भी नहीं कह सकता, यानी ये तो 2 और 3 के बीच की कोई संख्या हमारे पास में हो गई। तो मानव सोचने लगा कि यार यहाँ पे पूरी पूरी चीज तो नहीं हुई, अगर मैं एक पूरी गोल रोटी को 1 गिनता हूं तो आधी कटने के बाद इसको क्या गिनूं? तो वहां से उनके दिमाग में आया कि संख्याएं जो हैं ये पूर्ण के बीच में भी हमारे पास में संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो वहां से उसके दिमाग में आया कि जो ये संख्याएं हम लोग देख रहे हैं ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं हैं, और इनकी गिनती नेगेटिव भी हो सकती है। अगर कोई मेरे से 2 रोटी ले गया तो मैं -2 रोटी हो गया, वो +2 रोटी हो गया, इस तरीके से इंसान सोचने लग गया, क्योंकि उसके पास प्राकृत और कौन सी संख्याएं थी? पूर्ण। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में उसके दिमाग में आ गया इंटीजर्स, ठीक है। तो यहां देखो, माइनस अनंत से लेकर के आप देख सकते हो माइनस की संख्याएं 0, फिर 1, 2, 3 और इस तरीके से अनंत तक संख्याएं, ठीक है। अब इन पूर्णांक में तो हमारी प्राकृत संख्याएं भी आ गई, पूर्ण संख्याएं भी आ गई, और ये माइनस और ये, और इसमें सारी इंटीजर नंबर्स हैं, काउंटिंग होगी तो पूरी पूरी काउंट होगी, पूरी चीज पूरी चीज पूरी चीज। पेड़ है 1, 2, 3 पेड़ है भैया, ठीक है, आधा काट दिया तो अब उनको पता नहीं है, उसको उसको हम प्राकृत संख्याओं से, पूर्णांक संख्याओं से नहीं गिन सकते आधे कटे हुए पेड़ को, ठीक है। तो यहां हमने देखा ये संख्याएं हमारे पास में थी, और जब पूर्णांक संख्याएं आई तो ये चीज समझ में आ गई कि आप हर एक चीज को पूरे पूरे नंबर के साथ में नहीं गिन सकते हो, ठीक है। मान लो आप मेरे को 2 चॉकलेट लाके दो, मैं उसमें से आधी ही खा गया, अब क्या बोलोगे? कि सर 1.5 बोलेंगे, अरे 1.5 तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो तीनों नंबर्स हैं। तो इन तीनों के आने के बाद दिमाग में जो नेक्स्ट चीज आई इंसान के, वो ये आई कि अब संख्याएं जो इनके बीच की हैं उनको कैसे काउंट किया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गई, ठीक है, कि भिन्न संख्याओं की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, या सीधा हम लोग लिखें परिमेय संख्या, कि सब कुछ पूर्णांक संख्याओं में समाया नहीं जा सकता, सब कुछ पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आ सकता, तो हमारे पास में आई रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास में? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, p और q क्या है? तो p और q हमारे पास में इंटीजर नंबर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इनकी जगह पूर्णांक हो तो कोई सी भी संख्या हमारे पास में हो, जैसे -3/5 है, 7/9 है, 11/7 है, 3/19 है, ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं हमारे पास में, ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं का रूप होती हैं। इन संख्याओं में सभी संख्याएं आ गई, इन संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं भी हैं, पूर्ण भी हैं, और हमारे पास में प्राकृत भी हैं, सभी संख्याएं इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/7, यानी कि 1, 2, 3, ये सब भी अपने आप में क्या है?
ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं हमारे पास में कौन सी है, रेशनल नंबर्स भी है। जैसे 3 को आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सर 9/3 भी हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो 27/9 लिख सकते हो। ये सब 3 लेकर के आएंगे और ये अपने आप में परिमेय संख्याओं का उदाहरण है। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आगे देखें। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमने देखा परिमेय संख्याओं के द्वारा संख्याओं के बीच की संख्याएं भी गिनी जाने लगी। जब परिमेय संख्याएं आ गई तो अब इंसान गिन सकता था कि रोटियां हैं तो हाँ 3.25 रोटी हैं, 3.5 रोटी हैं, 3.25 रोटी हैं, कितने कितने हिस्से एग्जैक्टली बचे हुए हैं, उनकी काउंटिंग होने लग गई। ठीक है, इसके बाद में जब गणित यहां तक जो है वो समझ लो समावेशी हो चुकी थी, सब चीजें इंसान समझने लग गया, सभी तरीके से नंबर में कैलकुलेशन होने लग गई। ठीक है, तो अगला हमारे पास में जैसे अपरिमेय संख्याएं यहां पर आई, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे हमारे पास में अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 2 है, जिनका एक वास्तविक एग्जैक्ट मान जो है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता था इंसान के द्वारा, वो अपरिमेय संख्याएं हो गई। और उदाहरण के तौर पे आप समझना चाहते हो कौन सी संख्याएं हैं, तो हमारे पास जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, जिनको वर्गमूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये सारी की सारी हमारे पास कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगा, और परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर के आपके पास में कंप्लीट संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में पाई है, ई है, ये सारी भी हमारे पास में अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। इनका एक एग्जैक्ट वास्तविक मान जो है वो नहीं पता होता। ठीक है, नोटिफिकेशन का मैं चेक करता हूं क्यों नहीं आया है क्लास का आप लोगों के पास। ठीक, तो ये अपरिमेय संख्याएं आपके पास में हो जाती है। अच्छा, जब परिमेय अपरिमेय आ गई तो इंसान फिर लगभग जितनी वास्तविक संख्या एग्जिस्ट कर सकती है उनके बारे में वो सोचने लगा। ठीक है, तो आप एक डिवीजन को ऐसे समझना, यहां से मैं वापस से रिकैप करता हूं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो अपने आप में पूर्ण है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक भी हैं, और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो रैशनल भी हैं। ठीक है, वो रैशनल भी आपके पास में है। अपरिमेय संख्याएं हमारे पास अलग हो जाती हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब देखो यहां पे अगला है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर कितने हैं जिसमें सारी वास्तविक संख्याएं आपके पास में आ जाए। ठीक है, तो वास्तविक ये सारी की सारी संख्याएं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी की सारी हमारे पास में वास्तविक संख्याएं थी, जिसमें परिमेय हो अपरिमेय हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास में परिमेय भी आ जाती हैं, अपरिमेय भी आ जाती हैं, ये सब मिलके आपके पास में कैसी संख्याएं बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं यहां पर बनाती हैं, रैशनल और इरेशनल मिला करके। इन सबको मिला करके रियल नंबर्स यहां पे कहा जाता है। रियल के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब जब इंसान सारे वास्तविक नंबर्स को जान चुका था तो उसकी कल्पना और बढ़ चुकी थी, और उसकी कल्पना जब बढ़ी तो उसकी कल्पना से ही आए हमारे पास में काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारे पास में काल्पनिक संख्याएं। यहां पर काल्पनिक संख्याओं के बारे में जब इंसान सोचने लगा, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, ये ऐसी संख्याएं थी जो किसी भी लेवल पे एग्जिस्ट नहीं होती थी, किसी भी चीज को गिनने में काम में नहीं आती थी, किसी भी चीज को जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, हमारे वास्तविक जीवन के अंदर एग्जिस्ट करती है, उन चीजों के लिए किसी भी लेवल पे यूजफुल नहीं थी। इनकी कुछ एप्लीकेशंस थी, जो एप्लीकेशंस गणितज्ञ आगे जाके पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको ये पता हो कि रियल लाइफ में इनका कोई डायरेक्ट यूज नहीं था। तो ये इमेजिनरी, ये संख्याएं कल्पना से आई हुई थी, काल्पनिक संख्याएं हमारे पास में यहां पर हो जाती हैं। इनकी खास बात ये होती है कि एक अंडरवुड में माइनस इसके अंदर जरूर होता है, जिसे हम कहते हैं आयोटा, इसको पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, हर इमेजिनरी संख्या के अंदर ये आयोटा जरूर आएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ऐसे लिख दिया 3 आयोटा, तो ये भी एक हमारे पास इमेजिनरी संख्या है।
3 + 2 आयोटा, ये भी इमेजिनरी संख्या है। 9 आयोटा -7, जहां भी ये आयोटा आ गया वो संख्या अपने आप में पूरी संख्या, ये भी अपने आप में एक पूरी संख्या है। ये सारी की सारी संख्याएं हमारे पास में इमेजिनरी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये संख्याओं का एक बेसिक वर्गीकरण होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस वर्गीकरण के बाद संख्याओं के टाइप्स अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो कुछ डिविजन्स हमारे पास में, कुछ डिविजन्स, कुछ टाइप हमारे पास होते हैं, डिविजन्स, क्लासिफिकेशंस और हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप देखो कि प्राकृत संख्याओं को अगर हम लोग देखें तो ये जो संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, इस तरीके से हम लोग देखते हुए चलें, ये सारी सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें 1, 3, 5, 8, यहाँ पे इन संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं तो ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स इनको कहा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हो। इसके साथ ही हमारे पास में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, इसी स्केल पे याद होने चाहिए, इस लेवल पे तुरंत लिख सको बिना अटके। ठीक है, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये हमारे पास जैसे 100 तक की यहाँ पे मैंने संख्याएं लिखी, ये सारी की सारी हमारे पास में अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं, जिसको आप जानते हो प्राइम नंबर्स के नाम से। किस नाम से जानते हो? प्राइम नंबर्स के नाम से। तो अब देखो यहां हमारे पास में सम हो, विषम हो, प्राइम हो, ये संख्याओं का एक डिवीजन हमारे पास में हुआ। प्राकृत संख्याएं जब थी तो उनको इन कैटेगरीज के अंदर बांटा गया, सम है, विषम है, हमारे पास में अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो ये टोटल अगर आप इनको देखोगे तो ये हमारे पास में जैसे 3, 2, 5, 3 और 2, 5, 3 और 2, 5, 3 और 2, 5, 3 और 2, 5, ये हमारे पास में टोटल जो है 25 1 से 100 तक, और 15 है 1 से 50 तक। ये हमारे पास में सारी की सारी प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, अभाज्य संख्याएं यहां पर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, 8 लिख दिया क्या यहाँ पे? ओके, कोई नहीं। ठीक, तो यहां देखो ये हमारे पास में सम, विषम। सम संख्या है वो जिनके एंड में 2, 4, 6, 8 आपके पास में यहां पर आ रहा है। विषम संख्या है वो जिसके एंड में 1, 3, 5, 7 आपके पास में आ रहा है यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं जो हो जाती हैं वो 2, 3, 5, 7, ये 1 से 100 तक की संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या मैं आपको बता देता हूं, रीजनिंग के अंदर 1000 तक की जो संख्याएं हमारे पास में है, रीजनिंग में 1000 तक की जो संख्याएं हमारे पास में हैं, वो जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके। अब रिसेंट जो आप लोगों की परीक्षाएं हुई है 2022-23 में, इसमें सीरीज के अंदर भी, संख्याओं में सीरीज के ऊपर भी ऐसे सवाल आए हैं जिसके अंदर 700 से 800 के बीच में जो क्रमागत हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं उनके ऊपर सवाल था। 600 से 700 के बीच में एकांतर अभाज्य संख्याओं पे सवाल था। 300 से 400 के बीच में एकांतर अभाज्य संख्याओं के बीच में एनालॉजिकल रिलेशन थे, और एकांतर अभाज्य संख्याओं के ऊपर डायरेक्टली क्लासिफिकेशन के सवाल थे। ठीक है, 500 तक की संख्याओं के ऊपर वर्गीकरण पूछा जा रहा है जो अभाज्य संख्याएं। अब आपको मैं टेबल्स भी प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, लेकिन आपको 1000 तक की अभाज्य संख्याएं, ध्यान रखना इस चीज को, 1000 तक अभाज्य संख्याएं याद करनी है, जिसमें से 100 तक की तो एकदम रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं पे हैं, और फिर इसके बाद में आगे जाने वाली संख्याओं पे। और ये जो बेसिक्स आप तैयार करते हो ये मैथ्स में भी उतना ही काम आएगा जितना रीजनिंग में आता है। तो अगर इन बेसिक को आप अच्छे से तैयार करते हो तो ये पूरे गणित में भी यूजफुल है, और ये चीजें आपके रीजनिंग में भी यूजफुल है, यानी कि आपके एग्जाम के 50% से ज्यादा हिस्से को ये चीज कवर करती है, तो आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, आगे देखें। एक टर्मोलॉजी जिसके ऊपर सवाल आते हैं एग्जाम में वो है को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्या।
ये ज्यादातर क्लासिफिकेशन आप गणित में पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो इनको आप, ठीक है। तो इसका एक क्विक रिकैप है। को प्राइम नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, कोई भी गुणनखंड उनके अंदर समान नहीं है, ठीक है। जैसे आपस में सहभाज्य कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, आपस में सहभाज्य कुछ भी कॉमन नहीं है, आपस में सहभाज्य कोई भी संख्या इनके बीच में कॉमन नहीं है। ठीक। और देखो, ये आपस में सहभाज्य हैं, इनके बीच में आपस में कोई भी चीज कॉमन हमारे पास में नहीं है। आपस में सहभाज्य हैं, कोई भी संख्या इनके बीच में कॉमन नहीं है। तो नो कॉमन हमारे पास में फैक्टर, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो ऐसा जोड़ा अपने आप में सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा यहां पर कहलाता है, आपस में को प्राइम नंबर्स ये हमारे पास में कहलाते हैं, जिसके ऊपर सवाल आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखें, पावर्स के ऊपर आ जाते हैं, घातें। तो कुछ पावर्स जिनके ऊपर हमेशा से सवाल पूछा जाता है, या जो आपको रटी हुई होनी चाहिए, या जो आप लोगों के एनालॉजी क्लासिफिकेशन या हमारे पास नंबरों के ऊपर जितने सवाल बनते हैं उसमें कहीं पर भी पूछी जा सकती हैं। भले वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, आपके पास में सीरीज का सवाल हो, सादृश्यता का सवाल हो, वर्गीकरण का सवाल आपके पास में हो, या आपके पास में सेट का सवाल हो, एनालॉजी का सवाल हो, वर्गीकरण का सवाल हो, सभी जगह आप लोगों से पूछे जाते हैं, पूरी गणित में तो पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो पावर्स के ऊपर, तो पावर जैसे हमारे पास में 2 की घातें हैं, ये होना चाहिए। अभी रिसेंट एग्जाम की बात करें, 2024-25 में जीडी के एग्जाम हुए हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में जो भी एग्जाम अभी हुए हैं, CHSL, फेज 11 और जो डिफरेंट एग्जामिनेशन हमारे पास में हो जाते हैं, उन सब के अंदर इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा कॉमन यहाँ पर हो जाते हैं, और जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण ये चीज हो जाती है। तो जैसे 2 की घातें हैं और सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर, लगातार पूछे जा रहे हैं। 2 की घात 1 2 हमारे पास में है, 2 की घात 2 4 हमारे पास में है, 2 की घात 3 हमारे पास में 8 है, 2 की घात 4 हमारे पास में यहाँ पर 16 है, 2 की घात 5 हमारे पास में यहाँ पर 32 होता है, 2 की घात 6 हमारे पास में यहाँ पर 64 होता है, 2 की घात 7 हमारे पास 128 होता है, 2 की घात 8 हमारे पास में 256 होता है, 2 की घात 9 हमारे पास में यहाँ पर देखा जाए तो ये 512 यहाँ पर होता है, 2 की घात 10 यहाँ पर देखा जाए तो 1024। तो जैसे 2 हमारे पास में, तो 2 की घात 10 तक ये तुरंत रटा हुआ होना चाहिए। वर्गीकरण का सवाल कई बार ऐसे आ जाता है कि 3 संख्याएं 2 की घात वाली ले ली, एक अलग ले ली। जैसे अभी एक एग्जाम हुई है आप लोगों की, SSC JEE की, कुछ दिन पहले हुई है। उसमें एक सवाल था कि ऑड फाइंड करें, ठीक है। और इसमें अटेम्प्ट रेशियो देखा गया एग्जाम होने के बाद में, तो भैया इसमें 10% ने सही उत्तर दिया। ऐसे सवाल में 10% ने उत्तर दिया। मैं बताता हूं क्या था सवाल, विषम को छांटे, ये था। ये सवाल था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था, कोई बता सकता है तुरंत? ठीक। अब देखा जाए तो ये भी हमारे पास 4 का घन था, ये देखा जाए तो ये 16 का स्क्वायर है, 4 की घात 4 है, ये देखा जाए 4 का स्क्वायर हमारे पास में है, ठीक है। और ये देखा जाए 6 का क्यूब है। सभी में घाते थी, तो किस आधार पे अलग करते? तो आंसर था इसका 216। और क्यों था? ये सब 2 की घाते हैं, जबकि एक में 2 की घात नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 की पावर नहीं है। तो पावर के ऊपर सवाल वर्गीकरण में आएगा, पावर के ऊपर सवाल आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन में आएगा, पावर के ऊपर सादृश्यता में बहुत सवाल आएंगे, पावर के ऊपर वर्गीकरण में बहुत सवाल आएंगे। तो ये सब जगह काम में आएंगे। जो लेटर बेसिक्स पढ़ रहे हैं, पूरी गणित में तो यूजफुल है ही, पूरी रीजनिंग के अंदर भी यूजफुल होगी, ठीक है। आगे चले,
घातों के ऊपर ये देखा हमने सबसे पहले 2 की। अब इसी तरीके से 3 की घातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनकी टेबल मैं प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आपको क्विकली बताता हुआ चल रहा हूं कि कितना बेसिक्स मैं आपसे आशा करता हूं कि आप तैयार कर लोगे। इनकी टेबल दूंगा, याद भी आपको करना है, ठीक है। मल्टीपल उस चीज को रिवाइज करना है। अब भले उसको याद करने में आपको 1 दिन का समय लग रहा है, 2 दिन का समय लग रहा है, 3 दिन का समय लग रहा है, आपको याद जरूर करना है, ठीक है। याद करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रहा आपको, वे छूट रहा हो, याद करना ही करना है, ठीक है। तो अब देखो, यहां जैसे 3 की घात 1 हमारे पास में, 3 की घात 2, 3 की घात 1 हो गया 3, 3 की घात 2 हो गया 9, 3 की घात 3 हमारे पास में हो गया यहाँ पर 27, 3 की घात 4 हमारे पास में 81 है, 3 की घात 5 आप लोग देखोगे 243 है, 3 की घात 6 आपके पास में है यहाँ पे। तो ये हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए 729। और ये आपको याद होगा 27 का स्क्वायर भी होता है, 9 का घन भी होता है, ठीक है। 3 की घात जो 7 हमारे पास में यहाँ पर होता है वो हो जाता है यहाँ पे 2187। 3 की घात 8 जो हमारे पास में होता है, ठीक है, ये हो जाता है 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 5 3 दूनी 6, ठीक है। इसी तरीके से 3 की घात 9 हमारे पास में, 3 की घात 10 हमारे पास में, ठीक। कहीं ना कहीं जो 1 से और 5 तक की संख्याएं हैं, इनकी 10 नंबर की घात तक आपको याद होना चाहिए। अब क्योंकि सवाल पूछे जा चुके हैं, और 1 से 5 का मैं इससे ज्यादा नहीं बोल रहा, 1 से और 5 तक की जो संख्या है, एक को तो क्या ले, तो 2 3 4 5, 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी 10 घात तक आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 घात तक आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। याद होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय हमारे पास में यहां पर नहीं है, ठीक है। ये 65 61 हमारे पास में होता है, ठीक। और 65 61 भी खूबसूरत सी संख्या, कई बार एग्जाम में आई है। अच्छा, ये संख्याएं एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार आ चुकी हैं। और इनकी खूबसूरती अभी दिखाता हूं, मजेदार है बड़ी संख्या ये, ठीक है। जैसे आपको एक नजरिया और यहां पे आना पड़ेगा, इतने व्यापक लेवल पे सोचना पड़ेगा। 256 है, ये 16 का स्क्वायर भी होती है। क्या होती है? 16 का स्क्वायर भी होती है। इसे हम सर 4 की घात 4 भी यहां पर लिख सकते हैं, 4 की घात 4 भी लिख सकते हैं। ये हर एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपके दिमाग में सोचते समय, ठीक है, कि 16 का वर्ग 4 की घात 4, 2 की घात 8, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इधर देखो, ये 32 का स्क्वायर भी है 1024। दिमाग की बत्ती दोनों तरीके से जले कि 1024 दिखते हैं, 2 की घात 10 भी है और 32 का स्क्वायर भी है। आपका जो 1 GB डाटा होता है वो 1024 MB होता है। कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, बाइनरी बस। तो कंप्यूटर की गणित जो है ना, वो कहीं ना कहीं 2 की घातों में घूमती है। आपके GB, MB, TB, टेराबाइट, जो भी चीज आप जानते हो कंप्यूटर में काउंट करने के लेवल पे, वो सब 2 की घातों में घूमती है, ठीक है। अब कोई पूछे 1 TB में कितने हमारे पास में GB होते हैं, ठीक है। जैसे 1 GB में कितना MB होगा, तो 1 GB में 1024 MB आपके पास में होता है। 1000 नहीं, 1024 होता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की गिनती 2 की घातों में चलती है, ठीक है। तो यहां हमारे पास ये 32 का स्क्वायर भी है, इसे आप यहां पर लिख सकते हो। जैसे यहां पर देखा जाए 1024 हमारे पास में है, ठीक है। तो यहां पर देखें हम लोग 16 की घात, इसको 16 तो नहीं, हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, 32 का स्क्वायर है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है एग्जाम में। ये दोनों पर्सपेक्टिव, कई जगह 32 के स्क्वायर के रूप में तुरंत देखना, कई बार 2 की घात 10 के रूप में तुरंत इसको देखना, दोनों के ऊपर सवाल है, ठीक है। और देखो, ये
4 का क्यूब भी है, आप अच्छे से जानते हो, 2 की घात 6 भी है, 4 का क्यूब भी है, दोनों एंगल से आपको देखना आना चाहिए, और 8 का वर्ग भी है ये हमारे पास में। दोनों ही एंगल बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। ये 4 का वर्ग भी है, ठीक है, 4 का वर्ग और इसको 2 की घात 4, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ठीक। इधर देखो, ये हमारे पास सर 9 का वर्ग भी है, ठीक है। यहां देखा जाए ये सर 27 का वर्ग है, 9 का घन है। 9 का घन आप याद करते हो 729 आता है, 27 का वर्ग भी आप याद करोगे, याद करना पड़ेगा, ये हमारे पास 729 होता है। 2187 हमारे पास में यहां पर है, ठीक। आगे देखो 6561, कोई बता सकता है क्या ये हमारे पास में है? ये 81 का स्क्वायर है। क्या है? 81 का स्क्वायर ये हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? 81 का स्क्वायर हमारे पास में यहां पर हो जाता है। 9 की घात 4 ये हमारे पास में हो जाता है। हर एंगल से देखना आना चाहिए, इसके हर एंगल के ऊपर सवाल आते हैं। ये पावर के रिलेशंस जो हैं उनके ऊपर बेस्ड ऑन ये हमारे पास में इस तरीके से रिलेशन आप देख भी सकते हो, पर देखने से ज्यादा ये डायरेक्टली याद आपको होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार ये परीक्षाओं में आ चुका है, जबरदस्त लेवल पे इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और देखो 3 की घात 5 ये हमारे पास में, बाकी आप जानते ही हो, जो पर्सपेक्टिव जिनके ऊपर डायरेक्टली है वो हमने देखा। अब ये 2 3 मैंने लिख दिया, 4 और 5 टेबल में इनकी प्रोवाइड कर दूंगा, 4 और 5 की भी घातें 10 तक आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा इनमें चेंज होगा, ये मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है। जैसे 3 का मल्टीपल लोगे 3 और 3 6 8 1, ठीक है। ठीक है, लगभग इतनी आती है, आप चेक कर सकते हो। अब ये हमने यहां की बात करी, तो 2 3 4 और 5 घात 10 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 6 7 8 9 घात 5 तक याद होना चाहिए। जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, जो लिख दिया वो एक एग्जाम नहीं, आपको 30-35 हजार एग्जाम्स के क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, हर एक एग्जाम को मैंने करवाया है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रीजनिंग का जो लेवल है उसके लिए बेसिक है ये, मतलब रीजनिंग में आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो एग्जामिनर इतना मान के चल रहा है कि इस लेवल पे आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ रखा है, समझ रखा है, और तभी आप वो चीजों को क्विकली कर पाते हो। भाई आज का कंपटीशन ये तो नहीं रहा कि हम अपना ज्ञान वहां दिखा दें, ज्ञान तो सबके पास इतना है कि अगर टाइम की लिमिट नहीं हो, तो आज के टाइम पे अगर 40 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो उनमें से 2 या 5 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे, 2-5 लाख, जो पूरा स्कोर कर देंगे लगभग। अंतर किस चीज में है? उनमें उनमें अंतर है टाइम पे वो आंसर नहीं कर पाते, उनका थॉट प्रोसेस लेवल पे तैयार नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस ऐसी नहीं की, उनके कॉन्सेप्ट इस लेवल पे रेडी नहीं है, उनका विजन उस तरह का नहीं है जस्ट विजन होना चाहिए, उनको वो बेसिक्स नहीं पता जो बेसिक्स उनको तैयार करने होते हैं। भाई इतना तो आधार है, आधार पे काम नहीं किया तो मंजिल खड़ी नहीं होगी। अब इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, इस बेस पे काम जो नहीं करेगा तो इसके ऊपर फ्लोर नहीं बनेगा, मैं कह देता हूं ये। और ये बेस जिसने तैयार कर लिया, पूरी गणित में वो तेज होगा, पूरी रीजनिंग में वो तेज होगा, संख्या आधारित रीजनिंग के अंदर, ठीक है। ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में स्क्वायर और क्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो स्क्वायर, ठीक है, और क्यूब के ऊपर यहां हम लोग देखेंगे। स्क्वायर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न हमेशा से रहे हैं, और स्क्वायर्स की अगर मैं बात करतूं तो 100 तक के जो वर्ग हमारे पास में हैं उनके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले मैं कहता था, अब से पहले 2022 तक मैंने कहा कि आप 60 तक के वर्ग याद कर लो, 2023 60 तक के याद कर लो, लेकिन 60 को भी पार कर गया वो अब, ठीक है। 60 तक तो बेसिकली याद होने चाहिए आपको वर्ग, मतलब फिंगर टिप्स पे बोलार आपके निकल गया जवानी से, ठीक है। याद होना ही होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं मेथड भी सिखाऊंगा, जो मेथड अपने आप में 2-3 सेकंड में आंसर लाएगा, फिर भी मैं कहता हूं याद होना चाहिए, वो 2-3 सेकंड में मत लगाओ। अगर कोई चीज बहुत बार आती है, और याद रहने का मतलब है तुरंत स्ट्राइक हो रही है देखते ही,
निकालने का तरीका पता है तो तुरंत स्ट्राइक नहीं होगी देखती, लेकिन याद है तो तुरंत स्ट्राइक होगी। अरे सर ने ये तो हमारा 57 का स्क्वायर है, ये 51 का स्क्वायर है, ये 49 का स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर है, तुरंत आप स्ट्राइक कर पा रहे हो। कब कर पा रहे हो? जब आपने उसको याद कर रखा है। एक सेशन में याद नहीं होती, 2 सेशन लो, 3 सेशन लो, महीने भर तक बार बार रिपीट करो, दिमाग में घुसेंगी, याद होगा। और मैं बता देता हूं ये चीजें बड़ी काम में आती हैं। स्क्वायर वाली चीज आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, अब भले आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हो, SICI पढ़ते हो, सभी जगह ये चीज काम आती है। और पावर देख करके तुरंत आप किस तरीके से रिलेट कर पाते हो, ठीक है? तो ये आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर निकालने का मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? कि एक अंकीय संख्याएं, ठीक है? तो स्क्वायर निकालने वाले मेथड के लिए एक अंकीय संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं 0 का वर्ग 0 है, 1 का वर्ग 1 है, ठीक है? 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग हमारे पास 16 है, 5 का वर्ग हमारे पास 25 है, 6 का वर्ग हमारे पास 36 है, 7 का वर्ग हमारे पास 49 है, 8 का वर्ग हमारे पास में 64 है, 9 का वर्ग हमारे पास में 81 है, और 10 का वर्ग हमारे पास में 100 है। ये हमारे पास में, चलो एक अंकीय संख्याओं की बात हुई है, तो ये हमारे पास में 10 संख्याएं होती हैं जो दशमलव प्रणाली के अंदर आपके पास में आती हैं। इन 10 के आपको स्क्वायर हमेशा से बचपन से याद रहे हैं। अब ठीक, अब बहुत जबरदस्त चीज आपको सिखाने वाला हूं कि 2 अंकीय संख्याएं, 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास में, ये कितने नंबर हैं? 10 संख्याएं होती हैं एक अंकीय। एक अंकीय संख्याएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं हमारे पास में। 2 अंकीय संख्याएं कितनी होती हैं? कोई बता सकता है? मुझे बताओ 2 अंकीय संख्याएं कितनी होती हैं? लेट्स सी, ये इसके ऊपर सवाल आते हैं, मैथ्स में बहुत बार पूछा जाता है। 2 अंकीय संख्याएं है कितनी? 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या होती है हमारे पास में 10, सबसे बड़ी होती है 99। मुझे बताओ उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, हमने लेटर्स में पढ़ा था, हमने लेटर में पढ़ा था, अगर इनके बीच की संख्याएं चाहिए, ठीक है, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? बीच की तो निकलती हैं 99 माइनस 10 माइनस 1 से, ठीक है? तो ये कितनी हमारे पास में हो जाती है? 89 माइनस 1, 88। और टोटल अगर चाहिए, इन दोनों को मिलाकर चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर कितनी होंगी? तो अगर इन दोनों को भी लेना है तो उस कंडीशन में 88 में 2 और जोड़ दो, 90। तो 90 संख्याएं हमारे पास 2 अंकों की होती हैं। 90 संख्याएं 2 अंकों की होती हैं। देखो वही गलती कर रहे हैं ज्यादातर लोग, कोई 89 उत्तर दे रहा है, कोई 88 दे रहा है, कोई 90 दे रहा है, ये तो 91 वाले भी हैं। नहीं नहीं, देखो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसी से है सब। ये लेटर में करवाया था मैंने, इनके बीच की संख्याएं चाहिए तो इनके अंतर में से एक घटा दो, ठीक है? लेटर में भी तो करते थे ये। मैंने कहा ई के और बी के बीच में कितने अक्षर होंगे, या बड़ा सवाल ले लो, चलो आर के और सी के बीच में कितने अक्षर होंगे? आर 18 है, सी 3 है, इनके बीच में अंतर ले लो और उसमें से एक घटा दो, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 14 होंगे। निकालते थे कि नहीं निकालते थे? यहां क्यों नहीं लगाएंगे? संख्याओं में भी लगाएंगे। कॉन्सेप्ट सीखा है, सब जगह लगना चाहिए, ठीक है? और ये चीज काम आती है, इसके ऊपर सेवरल क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में, मैथ्स में पूछे जाते हैं। चलिए, अब ये चीज क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूं कि लेटर्स में भी हम तुरंत बीच में अक्षर निकालने इस तरीके से निकालेंगे, बीच के अक्षर हमको चाहिए, ठीक है? एक तो स्थान में अंतर बोलते थे, -15 हो रहा है, बीच में अक्षर कितने होंगे? 15 से 1 कम कर लो, 14, ठीक है? इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है हमारे पास में यहां पर 89, और इनके बीच में अक्षर कितने होंगे? 89 से 1 कम कर लो, 88, और मिलाकर कितने होंगे? इन दोनों को मिला ले तो 88 और 2 90, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है। तो चलिए, 90 संख्याएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इन 90 संख्याओं के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आते हैं। आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आप इनका वर्ग भी तुरंत निकाल पाओगे, और इनका वर्ग तुरंत निकालने के साथ साथ तुरंत इनको स्ट्राइक भी कर पाओगे क्या हो रहा है। तो मेथड बहुत जबरदस्त चीज सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग निकालना है, 75 का वर्ग, ठीक है? तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। 75 का वर्ग आपको करना है, तो 5 का, यहां पे 2 अंकों की संख्याएं हैं, दोनों अंकों को अलग अलग ट्रीट करो, दोनों अंकों को अलग अलग से ट्रीट करो। 2 अंक हमारे पास में यहां पर हैं, दोनों को अलग अलग
देखो, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको इस मेथड में। जैसे जैसे एक एक अंक को अलग अलग देखोगे तो एक अंकीय वर्ग आपको याद है, एक अंकी जो संख्याओं के वर्ग हैं वो आपको याद होने चाहिए। 5 का आपने वर्ग किया, यह आ गया आपके पास में 25। क्या करना है, 5 का वर्ग इस तरफ किया। इधर आपने देखा कि सर 7 का वर्ग किया तो ये हमारे पास में 49। ठीक है। और बीच में क्या करना है, बीच में आपको गुणा करके और इसका दुगना करना है। बीच में दोनों को गुणा करके डबल करना है। 7 5 35, 7 5 जा 35 इंटू 2 70, तो ये आ गया 70। तो इस तरीके से तीन संख्याएं आपको यहां पर तुरंत लिखनी। 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, गुणा करके डबल बीच में। अब क्या करना है, यहां से सीधा उत्तर निकालोगे। कैसे निकलेगा उत्तर, एक एक अंक को लिखते हुए चलो। यहां से एक अंक है 5, अगला अंक हो गया इसके पास, तो ये हम मेंटल कैलकुलेशन करके देख पा रहे हैं 72 है। तो ये 2 आ गया इस तरफ, ये 7 गया इसके पास में, ये हो गया 56 और 56 आ गया यहां पर। तो 5625 हमारे पास में होगा। क्या होगा, 5625 हमारे पास में इसका वर्ग होगा। ठीक। अच्छा, जिनके एंड में 5 आता है उनका हम एक और मेथड हो सकता है इस मेथड के अलावा, उसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है। जैसे आ, जिस संख्या के अंत में 5 आए, ठीक, तो देखो जैसे 65 का वर्ग, 15 का वर्ग हो, 25 का हो, 65 का हो, 95 का हो, ठीक है, 45 का हो, कोई भी हो, तो इनका वर्ग हम सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान से सीखिएगा। ठीक है। 5 का वर्ग किया 25, और अगली जो पहली संख्या है इसका 1 गुणा 2 कर दो, आएगा 2। क्लियर। इधर देखो 25 का वर्ग करना है, तो यहां 5 का वर्ग 25 लिख दिया। एंड में 25 आएगा ही आएगा, एंड के दो अंक इसके 25 हमेशा होंगे। और आगे वाली जो संख्या है 2, इसको 2 गुणा 3 अगली संख्या से गुणा कर दो, 6। आगे देखो 65 का वर्ग करना है, तो एंड में तो 25 आएगा ही आएगा। यहां पर 6 गुणा 7 कर दो, 42 यहां पर बना। अगला देखो 95 का वर्ग करना है, तो 25 तो आएगा ही आएगा। यहां हमारे पास में 9 गुणा 10 कर दो, 90 हमारे पास में होगा। ठीक। आगे देखो 45 की अगर हम लोग बात करें, तो 4 गुणा 5 अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास में 20, और यहां हम लोग देखें तो ये 5 का स्क्वायर 25 हमारे पास में। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि तुरंत जो है एंड में 5 वालों का वर्क कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल मेथड हर दो अंकों की संख्या पे लगेगा। मैं और निकाल के दिखा देता हूं आपको एक दो बार। यहां देखो 73 का वर्ग करना है। ठीक है। 3 का वर्ग होगा 9, 7 का वर्ग होगा 49, लिख दिया। अब बीच में लिखना है इन दोनों का गुणनफल, 7 गुणा 3 और इसका कर दो दुगना। तो ये 7 या 21 का दुगना हो गया 42। एक एक अंक आपको लेना है, मैंने बताया यहां से तो 9 एक ही अंक है, कोई कैरी नहीं जाएगा। यहां से 2 लिया तो ये 2 आ गया, ये 4 कैरी गया तो ये हो गया 53। 53 यहां लिख दो, ये हमारे पास में वर्ग होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो, अगर आपको एक लास्ट एग्जांपल में कर रहा हूं, इस सेशन को दोबारा देख सकते हो। इनके स्क्वायर कैसे निकालें, मेथड आपको आने चाहिए तुरंत। ये मतलब वैसी चीजें, बहुत गहरा बेसिक ये हो गया जिसके ऊपर आपके सब जगह सवाल आएंगे। मतलब इतना तो एग्जामिनर मान के चलता है भाई, ये चीजें तो सीख के बैठा है स्टूडेंट। ठीक है। यहां देखो 67 का वर्ग करना है लेट से, तो 7 का वर्ग करो 49, 6 का वर्ग करो 36, यहां गुणा कर दो 6 सत्ते 42, इसका दुगना हमारे पास में 84। अब देखो यहां से 9, यहां से 4 दे दो तो 88, 8 यहां से आया, 8 इधर गया 44, तो 4489 हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है, ये हमारे पास यहां पर होगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। बहुत जबरदस्त मेथड है, 2 सेकंड के अंदर आप निकालना सीख जाओगे इससे। ठीक है। बिल्कुल भी समय इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक।
अगला 100 के पास की संख्याओं का वर्ग। तो 100 के पास जो संख्याएं हैं इनके वर्ग के ऊपर पूरे गणित और रीजनिंग के अंदर आप लोगों से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी का अप्रोच है विजय, बिल्कुल। अब 100 के पास की संख्याओं का वर्ग अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो देखो, जैसे 107 का वर्ग आपको चाहिए। बहुत ज्यादा आते हैं रीजनिंग में इसके सवाल, रीजनिंग में अथाह क्वेश्चंस हैं, और मैथ में इसकी अप्रोच हर एक अर्थमेटिक के टॉपिक में है। ठीक है, तो वर्ग को कैसे निकालोगे, ये बहुत आसान तरीका है। तो आधार जो है हमारा वो 100 है, क्या है, बेस हमारे पास में जो है वो 100 हम लेते हैं। तो आधार 100 है, और आधार 100 से हम ऐसे देखते हैं 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, आधार से अंतर कितना था कि सर आधार से 7 ज्यादा है, क्या कहा मैंने, आधार से 7 ज्यादा है, और उसी 7 का वर्ग इधर करना है। ये चीज करनी है आपको, बस ध्यान से देखना। इधर से आएगा सर 114, इधर से देखो 7 का स्क्वायर 49, ये आंसर। यहां से 2 अंक लेने होते हैं, यहां से 2 अंक लेने होते हैं, 2 से ज्यादा हो जाए तो आगे कैरी दे देते हैं, 2 से ज्यादा हो जाए तो आगे कैरी दे देते हैं, 2 से कम रह जाए तो यहां जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, और देखो उदाहरण फिर से ध्यान से, दिमाग की बत्ती जला करके, कि सर आधार है 100, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो वर्ग लिखना है, कैसे लिखेंगे, 103 है, आधार से 3 ज्यादा है, और आधार से 3 ज्यादा है, इसका वर्ग कर दो। तो ये हमारे पास में आया, ये तो आ गया 3 का वर्ग 9। ठीक है, अब देखो यहां से 2 अंक लेने होते हैं, एक ही है तो यहां 09 हम लेते हैं, ये एक्स्ट्रा आएगा। 2 अंक लेने हैं इस जगह से, और यहां 106, तो ये हमारे पास में तुरंत इसका वर्ग हुआ। ठीक है, एग्जाम में ये वाली चीज, CHSL, CGL, MTS, GD, CPO, रेलवे के एग्जाम जैसे कि NTPC, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, सब में सवाल है। ठीक है, करवा चुका हूं मैं, आप जब आप सेशंस को सॉल्व करोगे आपको मिल भी जाएंगे, जबरदस्त लेवल पे इसके अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो 111 का वर्ग आपको चाहिए, तो आधार 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 11 ज्यादा है सर, और इस 11 का वर्ग कर दो इस जगह पे, तो ये आ जाएगा 11 का वर्ग 121। ठीक है, आंसर लिखो। सर यहां से 2 ही अंक लिखने होते हैं, 21 लिख दिए, ये एक गया कैरी इस तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 122 और 123, तो ये आंसर हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये एक को कैरी भेजना है अगर हमारे पास 2 से ज्यादा अंक हो जाए, यहां से 2 ही अंक लेने होते हैं, कितने अंक लेने होते हैं, 2। अब जैसे आपको यहाँ पे 93 का वर्ग करना है, अब इसके लिए दोनों अप्रोच हैं, जो 2 अंकों की संख्या का मेथड सिखाया वो भी लगा सकते हो, और 100 के पास की संख्या का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। 100 वाला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये क्या है हमारे पास में, कि सर यहां हमारे पास में 100 से 7 कम है, कितना कम है, 100 से 7 कम। तो पहले सिखाया था उस मेथड से कैसे करोगे, कि सर 93 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है, 9 का वर्ग 81 है, बीच में गुणा करके डबल कर दो, 9 या 27 का डबल 54। अब देखो 9 इधर से, 4 इधर से, ये 5 कैरी देंगे, 86, ये हमारे पास में वर्ग हो जाता है। इस मेथड से तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखो 100 से कितना कम है, कि सर 100 से 7 कम है, 100 से क्या है, -7 है, जैसे ये 100 से 11 ज्यादा था, ये 7 कम है तो घटाएंगे। ठीक है, और फिर -7 का वर्ग कर दो, तो ये आ गया 49। यहां से 2 अंक ही लेने हैं, कितने अंक लेने हैं, 2, वही मेथड है, लगा देंगे। ठीक है, सर इधर से हमारे पास में आ गया 49, और 93 में से 7 घटाओगे तो 86, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो 100 के पास वाली संख्याओं का मेथड आपने सीखा। ठीक है, इतना आपको रिक्वायर्ड होता है आपके एग्जाम्स के अंदर, बार बार ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। अब ये चीज फास्ट होने के बाद कैसे आएगी,
कि तुरंत थॉट प्रोसेस में कैसे आएगी। अब ये मेथड सीखे हैं, आप में से ज्यादातर के लिए एकदम यूनिक मेथड होंगे। मैथ में भी आपने इतने जबरदस्त मेथड नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास में शानदार मेथड जो है, इनसे डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। जैसे 101 का वर्ग चाहिए, तो सीधा देखना 100 से एक ज्यादा है तो एक जोड़ दो, 102, एक जोड़ दिया ना, और एक ज्यादा है, एक का वर्ग करो, एक होता है, तो ये 01, 2 अंक लिखने होते हैं, खत्म। 102 का वर्ग, फिर से पूरा दिमाग का फोकस इधर, डायरेक्टली लिखना है। अब मेथड तो मैंने आपको सिखाया भाई कैसे निकालते हैं, वो प्रैक्टिस के टाइम का। 102 का वर्ग चाहिए, तो 102 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 जोड़ दो, 104 हो गया। अब 2 का वर्ग करो, 4 होता है, लेकिन एक जीरो लगाना पड़ेगा, 2 अंक लेने होते हैं। 103 का वर्ग, इनके ऊपर सैकड़ों क्वेश्चंस हैं, इस लेवल पे अप्रोच होनी चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए, संख्या देखकर पहचान जाए। 103 का वर्ग, 103 में 3 जोड़ो, 106, 3 का वर्ग करो 9, एक जीरो लगा दो, 2 अंक चाहिए। 104 का वर्ग चाहिए, 4 और 4 8, तो 108 हो गया, और 4 का वर्ग हो गया 16। 105 का वर्ग चाहिए, तो 105 में 5 जोड़ो, 110, और 5 का वर्ग 25। 106 का वर्ग चाहिए, तो 106 में 6 जोड़ो, 112, 6 का स्क्वायर 36। यहां 107 का वर्ग चाहिए, तो ये हमारे पास में 114, 7 का वर्ग 49, ठीक है। यहां 108 का वर्ग चाहिए, तो ये हमारे पास 8 जोड़ दो, 116, 8 का स्क्वायर 64। 109 का वर्ग चाहिए, तो 9 जोड़ो, 118, और 9 का वर्ग 81। यहां देखो 110 का वर्ग चाहिए, तो 110 में 10 जोड़ो, 120, और 10 का वर्ग कितना होगा, ये 100 आएगा सर। कितना आएगा, 100। अब 2 ही अंक लेने हैं, तो 0 0 यहां से, एक आ गया इधर, और ये 132, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आगे 2 से ज्यादा अंक होंगे तो यही प्रोसेस होगा। 111 का वर्ग हमने देख लिया, 112 का वर्ग देखो, 124 आया सर, और 12 का वर्ग है 144, तो ये वाला तीसरा अंक जुड़ेगा, तो 125 डबल 4, ठीक है। यहाँ 113 का वर्ग चाहिए, कैसे करेंगे कि सर 13 में 13 जोड़ोगे, 13 दूनी 126 है, 13 का स्क्वायर 169 है, तो ये चीज ऐड होती है 12769, ठीक है। ये हमारे पास में सारी संख्याएं जो हैं, उनके वर्ग आप तुरंत इस तरीके से निकाल सकते हो, 100 के पास वाली। इनके ऊपर लगातार सवाल आते हैं, तो मैंने 3 मेथड आपको सिखाए जिनके अंत में 5 आता है, उनका वर्ग तुरंत कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे 115 हम आते हैं, तो 5 वाला मेथड लगा दो ना इसमें, तो मैं 25, और 11 गुणा 12 हो जाएगा 132, खत्म। 5 वाला मेथड लगा दो, ठीक है। ये वाला भी लगा सकते हो, 115 है, इसमें 15 जोड़ दो, 130 होगा, और 15 का स्क्वायर 225, तो 225 का 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए, इनके ऊपर बार बार आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आगे आओ। अब घन की मैं बात करूं, क्यूब, या चलो स्क्वायर रूट की बात करते हैं। क्विकली मेथड डिस्कस करूंगा, ठीक है। यही समझने की कोशिश करना एग्जांपल्स के साथ में, नहीं समझ में आए दोबारा सेशन को देखना, 3 बार देखना, जब तक वो समझ में नहीं आए उन मेथड्स को सीखना है, सीखना ही है, और ऑप्शन नहीं है। तो स्क्वायर रूट हमारे पास में है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है आपके पास में, यहां पर संख्या आ जाए कुछ इस तरीके से वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो, अगर इसका वर्गमूल हमें निकालना है तो किस मेथड से निकालते हैं, आखिर के 2 अंकों को हम अलग कर देते हैं। हमने अभी देखा कि जो मेथड मैंने आपको सिखाया उसमें 2 अंक पीछे के स्पेसिफिक हमने रखे थे, इसमें भी 2 को ही पकड़ते हैं, और आगे वाले जितने भी अंक हैं वो सारे एक साथ। अब देखो आपको करना क्या है, हम जानते हैं कि सर 0 का वर्ग करो 0 है, 1 का वर्ग करो 1 है, 2 का वर्ग करो 4 है, 3 का वर्ग करो 9 है, 4 का वर्ग करो 16 है,
5 का वर्ग करो 25 है, 6 का वर्ग करो 36 है, 7 का वर्ग करो 49 है, 8 का वर्ग करो 64 है, और 9 का वर्ग करो 81 हमारे पास में यहां पर है। ये एक अंकीय संख्याओं का वर्ग है। यहां आप एक चीज बड़े ध्यान से देखना, बहुत प्यारी है। जैसे अंतिम अंक की बात करूं, अंतिम अंक 1, अंतिम अंक 1 कब कब आता है? 1 और 9 में आता है। ठीक है, ये चीज काम में लूंगा मैं वर्गमूल के अंदर, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अंतिम अंक है 4, इधर है अंतिम अंक 4, यानी कि आप देखो कि सर अंतिम अंक 4 कब आया है? 2 में और 8 में। इधर अंतिम अंक है 9, इधर अंतिम अंक है 9, तो यहाँ 3 और 7 में हमारे पास में अंतिम अंक आया है 9। अगला देखो, यहाँ अंतिम अंक है 6, इधर अंतिम अंक है 6, तो अंतिम अंक 6 आता है 4 और 6 में। अंतिम अंक 5 कब आता है? केवल और केवल 5 में। ठीक है, तो ये हमारे पास में अंतिम अंक 5 आएगा, 5 वाला ही अंक बनेगा। अंतिम अंक 0 है तो यहां भी 5 वाला अंक बनता है। तो इस तरीके से अंतिम अंक के आधार पे हम जिस संख्या का वर्ग रही है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, यहां अंतिम अंक था 1। एक अगर वर्ग है तो एक कब कब आ सकता है? कि एक आ सकता है जिसके अंत में 1 है उसका वर्ग किया हो, या जिसके अंत में 9 है उसका वर्ग किया हो। तो ये हमारे पास में 1 एंड 9 जिसके अंत में आता है, ऐसी संख्या हो सकता है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके अंत में 1 है या 9 है। तो जिस भी संख्या का ये वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 1 है या फिर 9 है। रही बात इसकी, तो इसको देखो आप, सर ये हमारे पास में 8 के वर्ग से बड़ा है और ये हमारे पास में 9 के वर्ग से छोटा है। ज्यादा पास किसके है? 8 के वर्गों के ज्यादा पास है, तो 8 आएगा यहां पे अंक। क्या आ जाएगा? पहला अंक 8। जिसके वर्ग से तुरंत बड़ा है वो संख्या, तो 8 के वर्ग से 65 बड़ा है। ठीक है, अब दहाई का अंक क्या होगा? क्या यहां 1 होगा या 9 होगा? इन दोनों में से कौन सा होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? अब देखो, इतना देख के ये तो पता लग गया कि या तो 81 है या 89 है। ये अंक तो यहाँ पे 8 ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं सोचना, 8 के वर्ग से बड़ा है। अब 1 आएगा या 9 आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। यहां से आपने देखा कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखो। 8 के वर्ग के ज्यादा पास है ये 65, इसीलिए हम छोटा अंक लेंगे। छोटी संख्या के पास में है, छोटा अंक लेंगे। बड़ी संख्या के पास होता, बड़ा अंक लेते। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण मैं लूंगा, उससे समझना, और फिर इनको आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। वर्गमूल हमें लेना है, तो जैसे 8649 का हमें लेना है। तो अब आप देखिए सर, यहाँ दो अंकों को अलग करते हैं। 9 है, 9 कब कब आता है? कि सर 9 आता है हमारे पास 3 के वर्ग में, 9 आता है हमारे पास 7 के वर्ग में, तो 3 और 7 दोनों में आता है। एक चीज और देखना, बहुत खूबसूरत बात, 5 और 5 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10, 2 और 8 10। इससे याद रख सकते हो आप, 1 और 9 10, और 0 तो अपने आप में 10। ठीक है, तो अंक ऐसे हैं जिनके स्क्वायर करने पे सेम आया है, जो सब मिलकर के 10 का योगफल यहां पर बनाते हैं। ये भी आप देख सकते हो। तो अब देखो 49 हमारे पास में यहां पर है। 9 कब कब आएगा? कि सर 9 आता है 3 का वर्ग करने पर, 7 का वर्ग करने पर, 7 और 3 10, तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये किसके वर्ग से बड़ा है? सर ये तो 9 के वर्ग से बड़ा है, 9 के स्क्वायर से बड़ा है। हम जानते हैं 9 के स्क्वायर से बड़ा है और 10 के स्क्वायर से छोटा है। अब दो अंक होते हैं हमेशा यहाँ, एक छोटा एक बड़ा। ये कौन सा अंक है? छोटा। और ये कौन सा अंक है? बड़ा। ध्यान से देखना, 86 9 के स्क्वायर के ज्यादा पास है या 10 के स्क्वायर के? तो 9 के स्क्वायर से तो 5 ज्यादा है और 10 के स्क्वायर से 14 कम है। 9 के स्क्वायर के ज्यादा पास है छोटी संख्या के, तो यहां से हम छोटा अंक लेंगे 93। ये आंसर किसका? ये हमारे पास में यहां पे देखा जाए, ठीक है, किसका वर्ग है? 93 का हमारे पास में यहां पर ये इसका वर्गमूल होगा। 93 का स्क्वायर करोगे ये आएगा, और इसका वर्गमूल लोगे 93 हमारे पास में आएगा। टू मोर एग्जाम्पल्स दैट आई विल टेक। ठीक, जैसे 10609 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब तो ये तो खैर आप देखते ही समझ गए होंगे शायद। इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
2 अंक अलग किए और आगे वाले सारे अंक एक साथ। तो अब देखो 4 कब आता है कि सर 4 हमारे पास कौन कौन से संख्या के वर्ग करने पे आता है। इकाई अंक 2 का वर्ग करने पे 4 आएगा और 8 का वर्ग करने पे आएगा। ठीक है, 2 और 8 10। तो आखिरी अंक हमारे पास में क्या होगा, या तो 8 है या 10 है। अब देखो 125 किसके वर्ग से बड़ा है। 125 हमारे पास में 11 के वर्ग से बड़ा है। किसके वर्ग, संख्या के वर्ग से बड़ा है, 11 के वर्ग से। 11 के वर्ग से बड़ा है और 12 के वर्ग से छोटा है। अब किसके ज्यादा पास है, एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है। कि सर ये छोटी संख्या के ज्यादा पास है तो छोटा अंक आएगा 112। ये आंसर किसका वर्ग है, 112 का हमारे पास में वर्ग है। किसका वर्ग है, 112 का हमारे पास में यहां पर वर्ग है। आगे देखो, इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें ये किसका वर्ग है। ठीक है, ये हमारे पास में किसका वर्ग है, वर्गमूल हमें देखना है। तो हमने देखा यहां सर जो हमारे पास में संख्या है, ठीक, ये 6 कब आता है, 6 4 का वर्ग करते हो तो आता है, 6 का वर्ग करते हो तो आता है। ठीक है, यानी छोटा अंक है 4, छोटा अंक है 4 और बड़ा अंक है 6 हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में 158 है, 12 के वर्ग से बड़ा है सर और 13 के वर्ग से छोटा है। ठीक है, अब 12 के वर्ग से बड़ा है तो इधर तो 12 ही आएगा, 12 के वर्ग से बड़ा है। अब 4 लें या 6 लें, ठीक है, तो देखना 12 के वर्ग से कितना बड़ा है, 14 का अंतर है। 13 के वर्ग से 11 का अंतर। ज्यादा पास किसके है, ज्यादा पास बड़ी संख्या के है, तो बड़ा अंक लेंगे 6 हमारे पास। ठीक है, बड़ी संख्या के ज्यादा पास है, बड़ी संख्या यहां पर लेंगे 126 हमारे पास। तो इस तरीके से जितने वर्गमूल पूछे जाते हैं पूरे मैथ्स में, रीजनिंग में, इस तरीके से आप तुरंत उसको लिख सकते हो। ठीक है, वर्गमूल के रूप में भी आप लोगों से कई जगह क्वेश्चंस रिसेंट एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे डिबेट चलने लगी है कि मैथ्स का वेटेज घटा के रीजनिंग का वेटेज बढ़ाया जाए। मैथ्स जैसे कैलकुलेटिव है और एग्जाम्स एनफोर्स कर रही हैं कि बच्चों के लेवल पे भी और कंपटीशन लेवल पे भी जो कैलकुलेशंस हैं बेसिक्स, वो तो कैलकुलेटर ही कर लेता है। और हर एक जॉब के अंदर कैलकुलेटर आजकल मिलना इजीली अवेलेबल है। ठीक है, देखो जो भी हम पढ़ते हैं, जैसा भी हम सीखते हैं, वो जो हम काम करेंगे उसके ओरिएंटेड होता है। तो आजकल काम में कैलकुलेटर का अवेलेबल होना बहुत नॉर्मल हो गया और इसी वजह से मैथमेटिक्स का वेटेज घटा के और रीजनिंग का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे लगभग जितने भी रेलवे के एग्जाम है उनमें रीजनिंग का वेटेज या तो बराबर है या ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, जितने भी एग्जाम है उनके अंदर, एसएससी के एग्जाम में प्री हो या मेंस हो, जितना मैथ्स का वेटेज है उतना रीजनिंग का वेटेज है। ठीक है, स्टेनो में तो केवल रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ्स नहीं पूछी जाती। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है आगे चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, और इस ट्रेंड में कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये चाहता है कि अब तर्क करने की क्षमता स्टूडेंट की अच्छी हो, वो सोच सके, वो अलग अलग लेवल पे तर्क कर सके, ये क्षमता अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेटिव क्षमता के अलावा। कैलकुलेशन केवल एक ही जॉब मांगती है, वो है बैंक। उनको भैया तुमसे हिसाब किताब करवाना है जीवन भर, तो उनको तो कैलकुलेशन चाहिए, उनको तो मैथ अच्छी चाहिए, वहां कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन जो बाकी जॉब जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है या फिर हमारे पास में रेलवे की जॉब्स हैं, वो ये चाहती है कि जब हमारे ऑफिस में कैलकुलेटर रखा है तो स्टूडेंट को बस इतना पता हो कि चीज निकाली कैसे जा सकती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, मेथड्स क्या होते हैं, वो रटे उन चीजों को, जरूरी नहीं है कैलकुलेशन के लेवल पे। ठीक है, तो यहां हमारे पास में ये, और जितना मैं बता रहा हूं ये तो बेसिक है, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम, इतना आपको पता हो, लेकिन इससे आगे जो कैलकुलेशन करके निकाले जा सकते हैं वो आपके पास में कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकल सकती है। इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो हमने आज काफी कुछ सीखा, वर्ग निकालना आपने सीखा, संख्याओं का वर्गीकरण हमने देखा, संख्याओं के टाइप्स को हमने यहां पर बात करी। ठीक है, इतना आप रिवाइज करके आओ
संख्या बेसिक्स के अंदर कुछ क्लासेस होंगी जो एक तरीके से 5 से 6 7 टॉपिक्स को आप लोगों को कवर करेंगे। ठीक है, 6 से 7 टॉपिक को कवर करती हैं। और अगर ये बेसिक 6 से 7 टॉपिक को कवर करते हैं तो 6 से 7 टॉपिक में अच्छे से लेवल पे काम आएंगे। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो एक एग्जाम नहीं, आपके कई सारे एग्जाम करा के 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस करा के तब आपको बता रहा हूं। यानी कि वास्तव में वो चीज बहुत उपयोगी है। जितना कह दिया उतना रट डालो। मैंने कहा 60 तक कवर याद हो, याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। ठीक है, 100 तक की संख्याओं का वर्ग सिखाया, प्रैक्टिस करोगे उसकी। ठीक है, इसके साथ ही मैंने बात करी यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या आप लोगों को 1000 तक की पता होनी चाहिए, तो पता होनी ही चाहिए। उनको बार बार देखो, कहीं चिपका लो। मुझे पता है याद होने में दिक्कत होगी, एग्जामिनर को भी पता है याद होने में दिक्कत होगी, इसीलिए तो बार बार पूछ रहा है। भाई चैलेंजिंग कैसे बनाएं, आप में से उन क्रीम स्टूडेंट को कैसे खोजें जो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, तरीका वही है। तो ये चीज की जाएगी एग्जामिनर के द्वारा, हमेशा की जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।